हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमर कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस मंत्रा में, जो प्रस्तुत करता है एसेट क्लासेस द्वारा। चलिए, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं आपके सामने पिछले 2 दिन के सबसे हॉट टॉपिक से। आप कहीं भी पढ़ लीजिए, चाहे इंटरनेट खंगाल लीजिए, चाहे न्यूज़पेपर, चाहे न्यूज़ चैनल्स, सब जगह एक चीज़ की बहुत ज़्यादा चर्चा है, और वो है हमारी एजुकेशन पॉलिसी, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। मैं आपको इसके बारे में हर वो चीज़ बताऊंगा जो आपको इंटरनेट पर जानकारी अवेलेबल नहीं होगी या पेपर में सब जगह नहीं मिला होगा। वैसे मैंने खुद ने भी खंगाला, न्यूज़ खंगाला, लेकिन एक जगह मुझे वो सारी जानकारी कहीं नहीं मिली जो कि समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो फिर फाइनली मुझे खुद पढ़ना पड़ा सारा डिटेल, और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपके लिए एक जगह पर सारी जानकारी। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए चलिए जुड़ जाइए मेरे साथ, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बातें बहुत सी है करने के लिए। हम लोग जितना शॉर्ट में हो सके उतना शॉर्ट में चलेंगे, लेकिन इतना कि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। तो आपके जानने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और यदि बैंकिंग, रेलवे, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए डेफिनेटली ये जानना चाहिए कि बुधवार 29 जुलाई 2020 को, है ना, लास्ट बुधवार को बैठक हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता की थी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। इस बैठक की अध्यक्षता की थी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, है ना। और डिसीजन हुए। डिसीजन लेने के बाद 2 लोग, वन एचआरडी मिनिस्टर है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्री हमारे, ये है रमेश पोखरियाल जी, जिनका शॉर्ट नेम एब्रिवेसिव जो कहेंगे वो है निशंक। जैसे आपने सुना होगा सूर्यकांत त्रिपाठी, दैट्स लास्ट में लिखते हैं निराला, तो दैट सेम इज निशंक, है ना। ये हरिद्वार लोकसभा सीट है उत्तराखंड में। यहाँ से बीजेपी के सांसद हैं। दूसरे हमारे सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, ये लोग, इन दोनों ने प्रेस मीटिंग की थी और उनमें इस बात पर जानकारी दी कि शिक्षा नीति में क्या क्या बिंदु आएंगे। दूसरा, आपको याद रखने वाली चीज़ है कि ये राज्यसभा सांसद है, कहाँ से, तो महाराष्ट्र से। ठीक है, इसके अलावा ये हैवी इंडस्ट्रीज एवं पब्लिक एंटरप्राइजेज मिनिस्टर भी हैं, यानी भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इस पॉलिसी में हुआ क्या। तो एक चीज़ पहले मैं बता दूं आपको, वो ये कि अब से मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा, है ना, एजुकेशन मिनिस्ट्री कहा जाएगा। और वैसे आपको एक और जानकारी दे दूं कि 1985 से पहले इसे शिक्षा मंत्रालय ही कहा जाता था, लेकिन 1985 में शिक्षा नीति में बदलाव हुआ था और उस समय इसका नाम बदल के रख दिया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, MHRD। ठीक है, आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि यार ये अचानक कैसे बन गया, किन लोगों ने इनपुट दिया, कहाँ से इनको इतना चीज़ पता चला कि करना क्या है। तो इसके लिए 2 कमेटी बैठी थी। पहली कमेटी बनाई गई थी ईयर 2016 में। ठीक है, और इस कमेटी की अध्यक्षता की थी TSR सुब्रमण्यम ने। कई जगह सुब्रमण्यन भी लिखा होता है, तो मुझे जहाँ तक लगता है ये सुब्रमण्यम है। तो ये है TSR सुब्रमण्यम, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी थी। इस कमेटी का नाम था द कमेटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, कमेटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो कुछ इनपुट इनसे लिया गया। ये 2016 में बनी थी और 2016 में ही इन्होंने अपना रिपोर्ट दे दिया था। ठीक है, फिर दूसरी समिति, हमारी दूसरी समिति बनी थी 2017 में। ये समिति बनी थी 2017 में, और इस समिति का नाम था कमेटी फॉर ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और इस कमेटी के चेयरमैन थे जाने माने वैज्ञानिक, ठीक है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगम, जिन्हें
पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। यानी जिन्होंने भी ये कमेटी, जिन्होंने भी ये सिफारिशें दी है, ठीक है, जनता ने जो दी है, लेकिन जिन लोगों ने ये सिफारिशें दी है, जिन कमेटी ने सिफारिशें दी है, डेफिनेटली वो बहुत ही काबिल थे, है ना, बहुत ही विश्वसनीय थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो इस कमेटी के अनुसार जो हमारा पूरा स्कूलिंग सिस्टम है, पूरा स्कूलिंग सिस्टम, ध्यान रखिएगा, पहले जो है वो 10+2 सिस्टम चलता था, है ना, हमारा पहले चलता था 10+2 सिस्टम, यानी 10+2 सिस्टम यानी 12 साल, 10 और प्लस 2 साल, है ना, 10वीं तक सारे सब्जेक्ट की हम पढ़ाई करते थे, और फिर 11वीं और 12वीं में आकर के एक विशेष क्षेत्र हमें चूज करना होता था, विशेष विषय चूज करना होता था, ठीक है। बट नाउ अब ये 10+2 सिस्टम नहीं रहेगा, अब क्या रहेगा, 5+3+3+4। यदि ऐड किया जाए तो 4 3 7, 3 10 और 5 15, 15 साल। सर ये 15 साल का हो गया 12 साल से? नहीं, ऐसा नहीं। पहले भी हम लोग, याद होगा आपको, आप पढ़ते होंगे नर्सरी, LKG, UKG, और ये 3 साल स्कूलिंग में नहीं गिना जाता था। इस 3 साल को हमने क्या किया है, +1 और सेकंड, यानी फर्स्ट क्लास और सेकंड साल के साथ मिला करके कितना कर दिया है, 5 साल। तो पहले भी आप 3 साल पढ़ते थे, अब भी 3 साल पढ़ेंगे, लेकिन फ़र्क क्या है, तो इन 3 साल को, नर्सरी को, LKG को, UKG को क्लास में काउंट किया गया, क्लास में काउंट किया गया, जिसको हम लोग बोलेंगे फाउंडेशन बैच, जिसको बोला जाएगा फाउंडेशन क्लासेस, ठीक है, फाउंडेशन लेवल, यानी ये आपका आधार तैयार कर रहा है, ठीक। इसके बाद वाला 3 साल जिसमें आएगा क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5, इनको मिला करके ये जो 3 साल है, इनको बोला जाएगा प्रिपरेटरी क्लास, जिसमें आपको एक खास चीज़ के लिए ये सामान्य तौर पर प्रिपेयर किया जाएगा, तैयार किया जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट आ जाएगा हमारा मिडिल क्लास, ठीक है, मिडिल क्लास में आएगा हमारा 3 4 5 इसमें आ गया, तो 6 7 और 8, ये हो गया 3 क्लास, ये 3 क्लास आ जाएंगे हमारे मिडिल क्लास में, ठीक है। और फिर बच गया जो 9 10 11 और 12 है, तो ये जो 9 10 11 और 12 है, ये क्लासेस हमारे आ जाएंगे उच्च विद्यालय में, या फिर कहें कि सेकेंडरी में। यदि बिहार के बच्चे होंगे तो डेफिनेटली वो इस बात को समझ रहे होंगे कि बिहार में भी क्या होता है, तो 8 तक हम लोग उच्च विद्यालय कहते हैं, 8 तक बोलते हैं मिडिल स्कूल, और 9 10 को हम लोग बोलते हैं हाई स्कूल, है ना। तो यहाँ बस थोड़ा सा सिस्टम बदल गया है, क्लासेस LKG, UKG, नर्सरी, ठीक है, इसको गिना जाएगा फाउंडेशन में, ठीक, और साथ में 1 और 2, उसके बाद 3 4 और 5 को गिना जाएगा प्राइमरी में या प्रिपरेटरी क्लास में, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा 6 7 8, ये आ जाएगा मिडिल स्कूल में, और फिर आ जाएगा 9 10 11 और 12th, ये आ जाएगा सेकेंडरी में। क्लियर? तो अब हम बारी बारी से आते हैं, और मैं हर लेवल के बारे में, 4 लेवल होंगे, मैं हर लेवल के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फाउंडेशन लेवल की। जो हमारा फाउंडेशन लेवल होगा उसमें KG के क्लासेस, नर्सरी के क्लासेस, ठीक है, ये हो गए 3 साल के, और फर्स्ट और सेकंड क्लास मिला करके टोटल हो गया 5 साल, तो ये 5 साल का होगा फाउंडेशन लेवल, ठीक है। चलिए, इसमें पढ़ाया क्या जाएगा, तो इन जनरल क्या होता है, आपने सुना होगा एक वर्ड प्ले स्कूल, उम्मीद है मैं आपने सुना होगा प्ले स्कूल। प्ले स्कूल में क्या करते हैं बच्चे, कैसे कपड़े पहने, कौन सा कलर होता है, कौन सा फल होता है ना, उठने बैठने का तरीका क्या होता है, शिष्टाचार क्या होता है, यही चीज़ें सिखाई जाती है। तो इस लेवल में भी ये चीज़ें सिखाई जाएगी, और वो सारे एक्टिविटीज आधारित कोर्स होंगे। एक्टिविटीज आधारित कोर्स मतलब क्या, एक केले का खिलौना ले लिया प्लास्टिक का, बच्चे से पूछेगा बताओ कौन सा फल है ना, बहुत सारे कलर बना दिए, बच्चे को पूछा ये कौन सा कलर है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग,
ठीक है, जिसमें जब हम प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं तब तो वहाँ हमने देखा है नर्सरी, LKG, UKG होता है। तो अब हम जब बात करेंगे पूरे सिस्टम की, तो ये जो नर्सरी, LKG, UKG का 3 साल है, ये आंगनवाड़ी शिक्षा के माध्यम से आएगा। आंगनवाड़ी शिक्षा में बच्चों को तैयार किया जाएगा इस तरीके से, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जो शिक्षक हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी। क्लियर है? इसमें यानी इस 5 साल में जो बच्चे शामिल होंगे वो 8 साल तक के बच्चे शामिल हो सकते हैं। 8 साल तक के बच्चे इसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ कोई एग्जाम नहीं होगा है ना। सबसे मज़ेदार बात, कई बच्चे तो अब मन में आ रहा होगा, ओह काश हम लोग इस एजुकेशन सिस्टम में पैदा हुए होते, कितना मज़ा आता। हाँ जी बिल्कुल आता तो ज़रूर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाइएगा, है ना। तो खैर यहाँ है नो एग्ज़ाम, ठीक है। फिर आएगा हमारा सेकंड लेवल। सेकंड लेवल को हम लोग बोलते हैं प्रिपरेटरी, यानी प्राथमिक लेवल, ठीक। प्रिपरेटरी, प्रिपेयर करना, आपको आगे आने वाली चीज़ों के लिए हम बस तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें 3 साल आएंगे, है ना। 5 तो वो हो गया और +3, तो तीसरा जो होगा, कौन कौन से साल आएंगे, तो 3, 4th and 5th, है ना। 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास, ये इसमें आएंगे। इसका काम ही है आपको रेडी करना है आगे के लिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो यहाँ होगा, प्रयोगों के जरिए, यानी प्रैक्टिकल आपको करवाए जाएंगे, ताकि आप देखें, देख करके जो सीखा हुआ होता है वो आप ऐसे यानी नहीं लर्न कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल के लिए आपको यदि मैं कहूँ कि हलवा बनाने की बात है ना, कोई मम्मी बोल दे हलवा बनाने के लिए, यदि आप केवल पढ़ करके या किसी के बोले अनुसार हलवा बना रहे हैं, तो डेफिनेटली पहली बार ऐसा होगा कि आप बहुत अच्छा नहीं बना पाएंगे। लेकिन यदि आपने खुद पहले कभी बनाया होगा तो इस बार ज़रूर आप अच्छा बना सकेंगे, है ना। सीखा है आपने। इसमें जो शामिल होंगे वो 11 साल तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा और कोशिश की जाएगी, ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल फैसला है, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेज हैं और बहुत सारे बुद्धिजीवी, हाँ कहने को बुद्धिजीवी हैं, उनका भी विरोध है। लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई, लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई गवर्नमेंट अनिवार्य करना चाहती थी, क्योंकि लोकल लैंग्वेज में बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। हम घर में लोकल लैंग्वेज बोलते हैं तो सीखना आसान होता है, तो गवर्नमेंट यही चाह रही थी। लेकिन जो हमारे बुद्धिजीवी है ये कहते हैं कि इस तरह से बच्चे अंग्रेजी में पिछड़ जाएंगे। खैर जो है, तो इस वजह से जो सरकार है इन्होंने कोई मैंडेटरी नहीं किया है, बट प्रेफरेबली इन्होंने क्या बोला है, प्रेफरेबली कोशिश कीजिए कि कम से कम 5 क्लास तक लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ाई हो, और संभव हो तो 6, 7, 8 तक भी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई हो, ताकि वो कंसेप्ट को सीख पाए, ना कि इंग्लिश जो बच्चों को थोपा जाता है वैसा वो सिस्टम ना हो, ठीक। अब हम लोग आते हैं, ये होगा तीसरा लेवल, ये होगा मिडिल लेवल, यानी 5 + 3 + 3। तो ये 3 लेवल में 3 क्यों है, तो 3 है 6, 7 और 8 क्लास को शामिल करने की वजह से। यहाँ 3 क्लासेस शामिल है, 6 क्लास, 7 क्लास, 8th क्लास। यहाँ पर क्या होगा, तो सभी सब्जेक्ट की आपको सामान्य जानकारी दी जाएगी। सामान्य, आपको एकदम डिटेल में डूब करके नहीं पढ़ना है ना, जस्ट जनरल नॉलेज। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी है वो है ये, इस चीज़ को देखिए, कौशल विकास कार्यक्रम। जब आप बाहर निकलते हैं ना स्कूल से 10th करने के बाद, तो किसी में ऐसा नहीं होता, उस तरह की कला नहीं होती, उस तरह का आर्ट नहीं होता, वो ऐसा कोई टेक्निक नहीं जानते हैं जिससे उनको रोजगार मिले। तो यहाँ कोशिश की गई है कि आपको सिखाया जाए, कुछ टेक्निकल हैंड दिए जाए, ताकि आप स्कूल से निकलें तब भी आप इस काबिल हों कि जॉब कर सके, भूखे ना मरे। आपको आना चाहिए, आप देश की तरक्की में योगदान कर सकें, ठीक है। यहाँ पर जो है वो 11 से 14 साल के बच्चे शामिल होंगे। लेकिन सीखेगा कैसे, 10 दिन बैग फ्री क्लासेस होंगे। नहीं ज़रूरत है बैग में कॉपी किताब भर के ले जाने की। अब बैग फ्री मतलब नहीं कि रोक दिया भाई तू बैग लेकिन आइयो
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। करना क्या है वो रेगुलर जो कॉपी किताबें हैं वो आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। इस 10 दिन में आपको जो टेक्निक सीखना हो लोकल लोगों से आपको सीखने को मिलेगा, लोकल प्रोफेशनल से। कोई बढ़ई है, कोई घर बनाने वाला मिस्त्री है, कोई और चीज़ का कारीगर है, कोई मोटर मैकेनिक है, कोई गार्डनर है ना, बागबानी करता है। तो ये जो लोकल प्रोफेशनल होते हैं, कोई साइंटिस्ट हो गया या एनीवे जो है, तो उन लोकल से आपको 10 दिन सीखने को मिलेगा, ताकि आप उस चीज़ को अपनी मर्जी से, आप जिसमें शामिल होना चाहें, अपनी मर्जी से वो टेक्निक सीख सकें। तो ये है हमारा मिडिल लेवल। अब आ जाते हैं हम सेकेंडरी लेवल में। उच्च स्कूल है हमारा, हाई स्कूलिंग है एक तरह का, ठीक है। इसमें शामिल होगा 9, 10, 11, 12। इस वजह से ये बनता है 5 + 3 + 3 और +4 और +4। क्लियर है? तो जब हम बात करते हैं इस चीज़ की, तो इस लेवल में आपको सब्जेक्ट का गहन नॉलेज दिलाया जाएगा। याद कीजिए, आप 10th तक गहन नॉलेज नहीं लेते थे। +2 सिस्टम में क्या था, 10th तक आप सामान्य नॉलेज लेते थे, सामान्य ज्ञान होता था आपका। लेकिन यहाँ पर डीप स्टडी होगी। 9, 10, 11, 12 में आप सब्जेक्ट के मतलब स्ट्रांग बन जाएंगे उस सब्जेक्ट में। 4 साल डीप स्टडी का मौका मिलेगा। इसका मतलब आपको बोर होने का नहीं मिलेगा मौका, है ना। पहले 2 ही साल में सीखना होता था, अब 4 साल में सीखिएगा, इसीलिए टेंशन नहीं है। यहाँ आपको सब्जेक्ट चुनने की स्वतंत्रता होगी, आप जो सब्जेक्ट चुनना चाहें। पहले हम 11, 12 में आते थे तब सब्जेक्ट चुन पाते थे, है ना, कि साइंस लेना है या मैथ लेना है या आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है या एनीवे अदर स्ट्रीम्स है वो लेना है। लेकिन यहाँ आप 9 में ही चुन सकते हैं कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेना है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दुनिया के हर जगह पर, दुनिया के जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन सब में यही सिस्टम है, ठीक है। चलिए, परीक्षा पैटर्न में सुधार किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में इस बार भी मैंने गौर किया था, मैं पेपर पढ़ रहा था, बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। आई डोंट नो व्हाई, ऐसा क्यों है कि वो सुसाइड करने की तरफ जाते हैं, मैं सच में नहीं समझ पाया हूँ अब तक, बट फिर भी अटेम्प्ट तो किया था। तो इसीलिए यहाँ थोड़ा एग्जामिनेशन पैटर्न में सुधार किया गया। क्या सुधार किया गया है अभी तक बताया नहीं गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि क्या ज़रूरी था और क्या हमारे लिए है उसमें, है ना। अब आते हैं कुछ अदर पहलू पर। जो बच्चे बैंकिंग, रेलवे, एसएससी और अदर पुलिस सर्विसेज इन सब एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे, उनके लिए जो ज़रूरी चीज़ है, और जो हमारे हाई लेवल वाले एजुकेशन वाले, जो उच्च शिक्षा +2 के बाद भी जो एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए जो ज़रूरी है, हम उन पर बात करते हैं, ठीक है। क्या ज़रूरी है? सबसे पहला, यहाँ पर एक व्यवस्था की गई है, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। आप एक क्लास में कभी भी एडमिशन ले सकते हैं, कभी भी बाहर जा सकते हैं। मतलब 4 साल के सारे कोर्सेज को कोशिश की जाएगी 4 साल का बनाने का। उस 4 साल में मान के चलिए आपने एडमिशन लिया और किसी भी कारण से आप केवल 1 साल तक पढ़ पाए, तो आपको सर्टिफिकेट डिग्री मिलेगी, है ना। एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिस पर लिखा होगा इन्होंने सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट किया। यदि आपने 2 साल का पूरा पढ़ाई कर लिया तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी, है ना। आपको लिखा आएगा कि यस, बंदे ने 2 वर्षीय डिप्लोमा किया है। और 3 साल यदि आपने कर ली तो आपको डिग्री मिल जाएगी। 3 साल या 4 साल आपने कंप्लीट कर लिया, उसमें भी जो चौथा साल होगा वो मेनली रिसर्च टारगेट होगा। आप हिस्ट्री से हैं, हिस्ट्री में एक टॉपिक लीजिए, रिसर्च कीजिए, अच्छे से जानिए उसके बारे में, बुक लिखिए, दूसरों को ज्ञान दीजिए। ज्योग्राफी है, आप प्रैक्टिकल कीजिए, कोई चीज़ को निकालिए, खोजिए। तो इस तरह के रिसर्च शामिल होंगे, है ना, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, हर चीज़ में। अब इसका लक्ष्य, शिक्षा नीति के सुधार का लक्ष्य है कि 2030 तक जो उच्चतर माध्यमिक कक्षाएं हैं, मतलब जो हाई स्कूल मैंने बताया, सेकेंडरी स्कूल से जो बताया, इन कक्षाओं में 100% बच्चे पढ़े। कम से कम 12वीं तक तो सारे बच्चे पढ़े ही पढ़े।
ये 2030 तक का लक्ष्य है, ठीक है, 100% प्रवेश। और उच्च शिक्षा, BA, MA, इंजीनियरिंग, मेडिकल, उससे भी आगे PhD, ठीक है, इन सब में कम से कम हर 100 में से 50 बच्चा उतना तक पढ़ा लिखा हो। तो ये इनका लक्ष्य है। इतना ही नहीं, जो एक महत्वपूर्ण सुधार है, अभी आपने देखा होगा कि टीचर के लिए अलग से संस्था है जो कंट्रोल करता है ना, फिर ITI को अलग कोई संस्था मान्यता प्राप्त करती है, डिप्लोमा और जो इंजीनियरिंग है उसको AICTE अप्रूवल देता है, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी UGC है वो कॉलेजेस को मान्यता प्रदान करता है। ऐसे बहुत सारे जो हैं वो हमारे क्या बताइएगा उसको, संस्थाएं बन चुकी है जो कंट्रोलिंग संस्थाएं, कंट्रोलिंग बॉडी जो दूसरों के ऊपर कंट्रोल करती हैं। तो हमने कोशिश की है इतनी उलझन न रखी जाए। हम क्या करेंगे, इन सारे UGC, AICTC, इन सब को, ठीक है, ख़त्म करेंगे। इंडियन फार्मेसी काउंसिल जो फार्मेसी को देखता है, ठीक है, पैरामेडिकल काउंसिल जो पैरामेडिकल देखता है, टीचर ट्रेनिंग काउंसिल जो टीचर ट्रेनिंग को देखता है, इन सब को ख़त्म कर दिया जाएगा। और उन सब की जगह केवल एक ही नियामक होगा, केवल एक ही कंट्रोलिंग बॉडी होगा। कोशिश यही की जाएगी, लेकिन दो चीज़ों को बाहर रखा जाएगा। एक, जो लॉ के लिए जो कंट्रोलिंग बॉडी है वो अलग रहेगा, और जो मेडिकल के लिए कंट्रोलिंग बॉडी है वो अलग रहेगा। मेडिकल के लिए आप लोग जानते होंगे, है ना, ICM या रिसर्च के लिए होता है, ठीक है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये मेडिकल काउंसिल है, ठीक है, तो ये कंट्रोलिंग बॉडी है। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी कंट्रोलिंग बॉडी है सबको विलय कर दिया जाएगा, सबको एक में मिला दिया जाएगा। क्लियर? इवन इनके जो एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम होंगे, ठीक है, आपको इंजीनियरिंग में जाना है, आपको जो है डिप्लोमा में जाना है, आपको टीचर ट्रेनिंग में जाना है, आपको अदर कोर्सेज में जाना है, पैरामेडिकल्स में जाने हैं, किसी में भी जाना है, लेकिन अब उनके लिए एक ही एग्ज़ाम होगा, सिंगल एग्ज़ाम होगा। इवन आप किसी यूनिवर्सिटी में यदि जाना चाहते हैं, BA में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सिंगल एग्ज़ाम होगा, सिंगल एग्ज़ाम। समझिए कितनी छुटकारा पाने वाली बात हो गई, नहीं हुआ क्या? पहले क्या होता था कि जिपमर का, मेडिकल में देखिएगा जिपमर का अलग एग्ज़ाम होता था, KIIT अपना अलग एग्ज़ाम लेता था, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अपना एग्ज़ाम लेते थे, कर्नाटका अपना एग्ज़ाम लेता था, है ना, UP के कई प्राइवेट कॉलेजेज अपना एग्ज़ाम लेते थे। बट अब ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है? नीट। अब क्या होता है? नीट। आप नीट का एग्ज़ाम दीजिए, उससे रैंकिंग बनेगी, और इंडिया के सारे मेडिकल कॉलेजेस को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हैं और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं या प्राइवेट हैं, सबको इस रैंकिंग से एडमिशन लेना होगा। ऐसे ही अब कॉमन एग्ज़ाम होगा, अब कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, और इस कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के जरिए इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई होगी, यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिलेगा, टीचर ट्रेनिंग के लिए भी एडमिशन मिलेगा, अदर कोर्सेज़ के लिए भी एडमिशन मिलेंगे। मज़ेदार है ना? आपको बार बार एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, हर एग्ज़ाम के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि UGC, भारतीय वास्तुकला परिषद, भारतीय फार्मेसी परिषद, राष्ट्रीय टीचर ट्रेनिंग संस्था जो है, AICTE जो है ना, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इन सब का आपस में विलय होकर के बस एक सिंगल संस्था बनेगी। अच्छा, एक अब जो बात आती है वो क्या है कि 2030 तक हमको ऐसी कोशिश करनी है कि 2030 तक हर जिले में, देश के हर जिले में कम से कम एक मल्टी सब्जेक्ट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होना चाहिए। मल्टी सब्जेक्ट मतलब ये नहीं कि वो केवल आर्ट्स की ही पढ़ाई करेगा। जैसे हमारे दरभंगा में कॉलेज है CM आर्ट्स कॉलेज, वो केवल आर्ट्स की पढ़ाई करवाता है, कॉमर्स की पढ़ाई करवाता है। CM साइंस कॉलेज, उसमें साइंस की पढ़ाई होती है। दैट कम से कम ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जिसमें सारे ही सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी, और 3000 बच्चे तक उसमें शामिल हो पाएंगे। ये लक्ष्य रखा गया है 2040 तक, कि हर जगह, हर लेवल में कम से कम एक मल्टी सब्जेक्ट इंस्टीट्यूशन ऐसा होगा जिनमें कम से कम 3000 बच्चे एडमिशन ले सकेंगे। अब बात करते हैं कि आखिर ये एजुकेशनल
चेंजेज आए क्यों, क्या ज़रूरत पड़ी? तो एक कंट्री है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिस इज़ द फिनलैंड। ये यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है और इसका एजुकेशन सिस्टम दुनिया का सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम माना जाता है, सबसे अच्छा। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो जस्ट वहाँ के दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में गिने जाते हैं, ठीक। तो इसी चीज़ को देखते हुए वो बौद्धिक क्षमताओं से लैस है। बौद्धिक क्षमताएं मतलब सोचने की क्षमता, समाज को अच्छा बनाने की क्षमता, आगे ले जाने की क्षमता, कुछ खोजने की क्षमता, कुछ करने की क्षमता, रोजगार देने की क्षमता, इनसे लैस है। तो यही एजुकेशन सुधार हमारे स्टूडेंट की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए है, उनमें वैचारिक समझ बढ़ाने के लिए है, हम अपने से सोच सके किसी समस्या को, उसका समाधान कर सकें। सार्वजनिक संस्थाएं जो होती है यानी गवर्नमेंट जो ऑफिसेज हैं उनमें भ्रष्टाचार में कमी आए, ठीक है। उनमें कंपटीशन हो तो स्वस्थ कंपटीशन हो, उनमें यदि हमको जॉब करना है तो उसके लिए जो एग्ज़ाम्स हो वो स्वस्थ एग्ज़ाम हो, ठीक है। वैसे ही विद्यालय जितने भी स्कूल होंगे उनमें रचनात्मकता हो, कुछ बनाना पड़े जो बच्चे के मन में है वो बच्चा अपना कर सके, ठीक है, ताकि आगे चल के वो अच्छा बन सके। उनमें जो रचनात्मकता है वो मरे नहीं, उससे वो नई चीज़ें खोज सके, वो दूसरे को रोजगार दे सके, नई कंपनी शुरू कर सके। इस तरह की चीज़ें इस शिक्षा के माध्यम से की जा सकती हैं। इसके लिए ये बदलाव लाए गए हैं। इसके अलावा जो एक चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ है, जितने भी संस्थाएं हैं एक काम के लिए वो फ्री होगी। ओपन लर्निंग आपने सुना होगा, NIOS, सॉरी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ओपन स्कूलिंग का मतलब है घर बैठे आप एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग जिसको बोलते हैं, या ऑनलाइन प्रोग्राम। आप ऑनलाइन यदि कोर्सेज करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, तो ये इंस्टीट्यूशन की मर्जी होगी, वो चला सकेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग होता है, देखिए अब अभी तक आपको क्या होता था कि जैसे आपने IIT में एडमिशन लिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, अब आप जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट है केवल वही पढ़ते थे। लेकिन इस सुधार के बाद अब ये होगा कि आप चाहें यदि मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मन हो रहा है नहीं ज्योग्राफी भी का भी थोड़ा नॉलेज ले लेते, नहीं हिस्ट्री भी पढ़ लेते, मैनेजमेंट रहता तो आगे चल के हमारे लिए अच्छा रहता, आप कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट जिसमें आप पार्टिकुलरली एडमिशन ले चुके उसके अलावा भी आप सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं जिसका आपका मन हो। तो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज को भी मल्टी सब्जेक्ट नॉलेज के लिए ढाला जाएगा और बाकी जो कॉलेजेज होंगे जो ये नहीं कर पाएंगे सबको बंद कर दिया जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो ट्रेंड है, ये जो चीज़ किया जाएगा, इसको बोला जाएगा ब्रॉड बेस्ड फ्लेक्सिबल लर्निंग। मतलब एक विस्तार के साथ ज्ञान का विस्तार हो और फ्लेक्सिबल लर्निंग हो, मतलब हम ये सीख रहे हैं ये भी सीख रहे हैं, ठीक। और अब क्या होता है कि हालांकि ये चीज़ें कई जगह लागू है, क्रेडिट स्कोर सिस्टम कई जगह लागू है, जैसे इग्नू में होता है, जैसे और भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मणिपाल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सब में ये क्रेडिट सिस्टम होता है, ठीक है। अब पूरी इंडिया में ये सिस्टम लागू होगा। मान के चलिए आपने BA में एडमिशन लिया, आप 1 साल पढ़े और बाहर निकल गए, 1 साल पढ़े और बाहर निकल गए। अब क्या, तो अगली बार जब आप एडमिशन लेने आएंगे तो फिर से, अभी क्या होता है कि फिर से पहले साल में एडमिशन लेना होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यदि आपने फर्स्ट ईयर पढ़ लिया और किसी भी कारण से आपको छोड़ना पड़ गया और आप फिर से आए, नहीं सर मुझे फिर से एडमिशन चाहिए, डेफिनेटली आपको फर्स्ट ईयर में नहीं सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। क्यों? आपका जो पिछला 1 साल का स्कोर था वो सेव रहेगा, ऑनलाइन सेव रहेगा, हर पूरे इंडिया के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सेव रहेगा। आप जिस कॉलेज में छोड़े थे आप उसी कॉलेज में जाइए, आपको सीधा सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा, फिर से फर्स्ट ईयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसी को बोलते हैं मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। क्लियर है? आप कभी भी सीख सकते हैं जिंदगी में, कभी भी। सबसे बड़ी बात, इस बार के शिक्षा नीति की जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है?
तो सबसे बड़ी बात है कि अब टोटल जीडीपी का 6% इस पर खर्च किया जाएगा। टोटल जीडीपी का, हमारे इंडिया की जीडीपी अभी है 3.22 ट्रिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। इसका 6% ये जीडीपी पर खर्च किया जाएगा, और ये पहली बार है आज तक। जो होना चाहिए था और हम महरूम रहे, हमें वो मिला नहीं, वो अब मिलेगा। इतना ज़्यादा खर्च किया जाएगा एजुकेशन सिस्टम पर। ऑल द दुनिया में जो बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, नॉर्डिक कंट्री हो गया जैसे स्वीडन, नॉर्वे, क्या बोलते हैं, फिनलैंड, डेनमार्क, यूएसए, चाइना, जापान, ये सब इतना खर्च करते हैं, और अब हम भी उस लिस्ट में शामिल हो रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, आगे चल के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की संभावना है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमारा बजट और भी ज़्यादा होगा, और भी ज़्यादा। और ये पहली बार हुआ है, थैंक्स टू द गवर्नमेंट। हालांकि मैं, ऐसा नहीं है कि किसी गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन जब इतना अच्छा काम किया है तो बिल्कुल मुझे खुल करके इसे बोलना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा साहसिक कदम है। ऐसे में जब चीन हमारी तरफ आंखें उठा के देख रहा है, पाकिस्तान हमारे अगेंस्ट में है, नेपाल हमारे अगेंस्ट हो रहा है, हमारे आस पड़ोस के ऊपर चीन ने पैसा का बोझ लाद के हमारे ही खिलाफ, हमारे ही पड़ोसियों को भड़का दिया। ऐसे में 6% जीडीपी पर खर्च करने का डिसीजन, ये बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा फैसला। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसका कि ड्राफ्ट भी आ गया, गवर्नमेंट ने डिसीजन भी ले लिया है, बस अब बिल पेश करना है। लोकसभा में, राज्यसभा में पास हुआ, और ये बिल एक तरह का कानून बन जाएगा हमारे लिए, और हमारी शिक्षा नीति जो है इसी अनुसार चलेगी, ठीक है। तो हमने इस पर डिस्कशन कर लिया कि हमारी शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव हुए। हर बदलाव, इनमें जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया बदलाव में, उन बदलाव का जो टारगेट है वो है हमारे अंदर के काबिलियत को बाहर निकल, दबाव है। यदि वो कर पाते हैं तो बहुत अच्छे हैं, नहीं कर पाते तो क्या कहना। यही वजह है कि ये शिक्षा नीति हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चे लोकल लैंग्वेज, हम परिवार में जो भाषा बोलते हैं घर पे, बच्चे उनको ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, और उस भाषा में यदि हम किसी चीज़ को समझाते हैं तो उनके दिमाग में अच्छे से बैठता है। यही वजह है कि चाहे रशिया हो, रशियन लैंग्वेज बोला जाता है ना, सारी चीज़ें रशियन में हैं, जापानी, चीनी, फ्रेंच, जर्मन, नॉर्डिक कंपनीज़ में स्वीडिश है ना, हंगेरियन। आप यहाँ जाएंगे, आपको लगता है कि वो लोग अंग्रेजी बहुत अच्छे से जानते हैं, यूरोपियन है तो जस्ट इंग्लिश बहुत अच्छा जानता होगा, नहीं, वो अपने देश के लैंग्वेज जानते हैं। फ्रेंच इंग्लिश नहीं जानता बहुत ज़्यादा, वो फ्रेंच जानता है। हाँ, ये बात अलग है कि यदि हम लोग फ्रेंच सीखना चाहें, स्पेनिश सीखना चाहें, तो हमें इंग्लिश आना चाहिए, तब ज़्यादा अच्छे से हम सीख पाएंगे। लेकिन हमें क्या, पहले तो हम हिंदी सीख लें, पहले तो हम अपने रीजनल लैंग्वेज सीख लें। हमारे अरुणाचल प्रदेश, जस्ट केवल अरुणाचल प्रदेश ऐसा एरिया है, एक स्टेट है जहाँ लगभग 15 लैंग्वेज भाषा विलुप्त के कगार पर है, गायब होने वाले हैं। उनको बोलने वाले 250 लोग, 150 लोग, 50 लोग बचे हुए हैं। इस तरह की चीज़ें हैं। क्यों? वहाँ भी पर्यटन आ रहा है, बच्चे लोग हिंदी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इंग्लिश की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और इस वजह से वो ऑटोमेटिक अपने लैंग्वेज से दूर जा रहे हैं। और ये ट्रेंड बहुत ही घटिया है। क्यों? हम डाइवर्स्ड हैं, हम विभिन्नता में एकता हैं। कहाँ रह जाएगी हमारी विभिन्नता? इसलिए हमारी पहली कोशिश यही है, हमारी शिक्षा नीति की पहली कोशिश यही है कि हम उन चीज़ों को बचाएं, उन चीज़ों में बच्चों को ज्ञान दें, ताकि वो ज़्यादा समझें अपनी परंपराओं को। ठीक, साथ में बौद्धिकता है। बौद्धिकता मतलब क्या? हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या क्रिएटिविटी है। आप एयरप्लेन बनाना चाहते हैं, अरे यार पैसा ही नहीं मिल रहा, अरे मम्मी पापा करने नहीं दे रहे, बोल रहे भाई तुमको जो है वो क्लर्क बनना है और सरकारी नौकरी करनी है, क्या कर रहे हो तुम लोग?
यूएसए, सारा हवाई जहाज, सारा फाइटर प्लेन्स, जितने भी हथियार हैं, हम दूसरे कंट्री से खरीद रहे हैं ज़्यादातर हथियार। यदि ये सिचुएशन होता कि हम उनकी एक्टिविटी पर ध्यान देते हैं, हाँ, उनमें अपने अंदर जो कला है उसको जगाने पर ध्यान देते, तो ये सिचुएशन आज नहीं रहता, लेकिन है। तो हमारी शिक्षा नीति हमारे अंदर के विचारों को बढ़ाने, समाज के प्रति हमारे कर्तव्य का बोध करवाने के लिए, हमारी बौद्धिकता को बढ़ाने के लिए, उसको विकसित करने के लिए हम तो इन सब में सुधार हो, सार्वजनिक उपक्रम में अच्छे लोग आए, उनमें ज्ञान हो, वो उसको बढ़ा सके, आगे बढ़ा सके, बड़ा बना सके। इन सब के लिए इन शिक्षा नीति में ये बदलाव दिए गए, इनका ये टारगेट, ठीक है। हाँ, अब डेफिनेटली ऐसा है कि ये नहीं है कि अभी लागू हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल बहुत सारे बच्चों ने मेरे से पूछा था ऐसे लाइव में कि सर कैसे, कब से लागू हो रहा है। मेरे स्टूडेंट है बहुत सारे जानने वाले, वो सब मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे। तो जस्ट सिंपली कॉम्प्लिकेटेड है, तो लागू होने में 1 से 2 साल मिनिमम लगेगा, उसके बाद ही ये चीज़ें हो पाएंगी, ठीक है। और कुछ का टारगेट तो 2030 तक है, तो डेफिनेटली, लेकिन आपके रहते हुए ये सब चीज़ हो जाएगा और आप डेफिनेटली इन चीज़ों को देखेंगे। इसलिए निश्चिंत रहिए और थोड़ा मौका दीजिए। उम्मीद करते हैं सब चीज़ अच्छा हो और सब हमारे लिए ऐसा सिचुएशन आ जाए जब बोलते हैं ना कि जितने भी आपने आविष्कार पढ़े होंगे, टीवी का आविष्कार किसने किया, फ़ोन का आविष्कार किसने किया, सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया, मोबाइल का किसने किया, कंप्यूटर का किसने किया, जो भी नाम आता है, कहाँ सर, यूएसए, जर्मनी, फ्रेंच, ब्रिटेन, इंडियन, हाँ गिने चुने 1-2 हैं, सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन। अब वो भी, उनमें से ज़्यादातर तो ऐसे थे जो विदेश में रहे और उनके संसाधन का यूज करके आगे बढ़े। हमने कुछ नहीं किया। आगे चल के हमारे साथ ऐसा नहीं, हम चाह रहे हैं अपने देश के लिए करना, हम देश के लिए कर पाए, बना पाए। जो इंजीनियर विदेश में सेवा दे रहे हैं उनको बड़ा बना रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, वही चीज हमारे देश के लिए भी करें, यही टारगेट है। उम्मीद करते हैं सब चीज़ अच्छा जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आपके सामने वो चीज़ें लाने के लिए कि आखिर क्या हमारे सामने परेशानी आ सकती है इन चीज़ों को लागू करने में। तो इस पर चर्चा करेंगे। और फिर से मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस ऐसे ही लगे रहिए, जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। क्यों, अपडेट आएगा तो आपके पास आएगा ना अगला वीडियो का, आपके पास पहले आए, इसके लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है ना। प्यार देते रहिए, धन्यवाद।